एनसीईआरटी कहते हैं इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C देन इट विल इंक्रीज टू 4C। अगर डीएनए एक डीएनए है तो वो डबल होएगा, रेप्लिका बनेगा, कॉपी बनेगी तो वो 2 डीएनए हो जाएंगे, 2 डीएनए है तो फिर वो 4 डीएनए हो जाएंगे, 4 डीएनए है तो वो 8 डीएनए हो जाएंगे, 2C है तो वो 4C हो जाएगा। However, ये इंपॉर्टेंट है, however there is no increase in the chromosome number। डीएनए का नंबर, डीएनए का रेप्लिका होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की कॉपी बनेगी, पर क्रोमोसोम की कॉपी नहीं बनेगी, क्रोमोसोम सेम रहेंगे, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अगर क्रोमोसोम्स, ठीक है, अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो वो 4n नहीं होंगे, वो 2n ही रहेंगे। ये चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में। However, there is no increase in the chromosome number if the cell had haploid or 2n number of chromosomes at G1 even after S phase। अगर G1 के अंदर, G1 फेज के अंदर अगर, ठीक है, अगर क्रोमोसोम नंबर कितना था 2n, तो S फेज के दौरान, ठीक है, भी 2n रहेगा और S फेज के बाद भी 2n रहेगा। बट अगर डीएनए का अमाउंट, डीएनए 2C था तो एस फेज के बाद, एस फेज के दौरान वो 4C हो जाएगा क्योंकि रेप्लिकेशन होगी, और G2 में एस फेज के बाद जो है वो 4C ही रहेगा। ये चीज याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, यही लिखा है। ठीक है, ये याद रखना है कि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब मैं बता देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि मान लो कि देयर इज अ सेल, ठीक है, देयर इज अ सेल इन विच द अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C एट G1 फेज, ठीक है, एंड क्रोमोसोम number is 2n, then what will be number of, then what will be amount of DNA and chromosome number after क्रोमोसोम नंबर आफ्टर G1, S एंड G2। ये क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम नंबर अगर G1 के ऊपर, डीएनए का अमाउंट G1 पे 4C है और क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो G1 के बाद क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, G2 के बाद कितना हो जाएगा, एस फेज के बाद कितना हो जाएगा और G2 के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये दिमाग में रखनी है जो बातें मैंने बताई है कि डीएनए का जो अमाउंट है वो जो है एस फेज के दौरान रेप्लिकेशन होता है और डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर सेम टू सेम एज इट इज रहता है। जीवन पे नो चेंज होगा, तो जीवन के ऊपर नो चेंज जो है ना, आंसर गलत होता है पहली बात। ठीक है, जीवन के ऊपर आप आंसर लिखोगे 4C। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए की पहली बात कर लेते हैं। जीवन पे अमाउंट ऑफ डीएनए 4C रहेगा। ठीक है, जीवन के बाद जो है, जीवन के बाद 4C, मतलब जीवन पे 4C रहेगा। ठीक है, एस फेज के दौरान जो है डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो 4C का 8C हो जाएगा। ठीक है, और एस फेज के बाद जो है, ठीक है, एस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो 4C का 8C हो जाएगा, और G2 पे भी 4C नहीं रहेगा, 8C हो जाएगा। G2 पे 8C ही रहेगा। G2 पे कोई चेंज, G2 पे भी आएंगे ना, G2 पे भी बता दूंगी कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीवन के ऊपर 4C है। ठीक है, एस फेज के दौरान रेप्लिकेशन हो गया तो 8C हो जाएगा, और G2 के दौरान, G2 के टाइम पे भी वो 8C ही रहेगा, 4C नहीं होएगा। ठीक है, बट क्रोमोसोम नंबर जो है जीवन के ऊपर 2n था। ठीक है, एस फेज पे भी 2n रहेगा और G2 पे भी 2n ही रहेगा। अब ये मैं बता देता हूँ, एनिमल सेल्स के अंदर लिखा क्या हुआ, एनिमल सेल्स के अंदर, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
एनिमल सेल्स के अंदर एस फेज के दौरान, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज के दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होएगा कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है कैरेक्टरिस्टिकली सेल के चैप्टर में हमने पढ़ा है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये पूछ सकते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि एनिमल सेल्स के अंदर एस फेज के दौरान क्या क्या होगा, ठीक है। पहली बात, अगर एमसीक्यू में भी आता है तब भी आंसर सही रहेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी लिखेगी क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा तो वो तो ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, बट एनिमल्स का अगर स्पेशली पूछा है तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा और सेंट्रियोल का जो रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। सेंट्रियोल का रोल हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है। सेंट्रियोल जो होता है माइटोसिस के अंदर या सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। आगे हम पहुंचेंगे तो बताऊंगा किस तरीके से क्या हेल्प करता है, क्या रोल प्ले करता है सेंट्रियोल। ड्यूरिंग G2 phase, proteins are synthesized in preparation for माइटोसिस while सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। G1 के अंदर सेल ग्रोथ होएगी, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल, तो इस वजह से सेल ग्रोथ रह रही है। एस फेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, बट डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और एनिमल सेल्स के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर तो होगा ही होगा, डीएनए रेप्लिकेशन सभी में न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये नहीं कि सिर्फ एनिमल्स के अंदर, सभी में न्यूक्लियस के अंदर ही होगा डीएनए रेप्लिकेशन। बट एनिमल्स के अंदर नई चीज क्या है, डिफरेंट चीज क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। अब G2 के अंदर क्या होगा, G2 के अंदर भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और G2 के दौरान क्या होगा, सेल जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड है, माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है। क्या करेगा, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा जो कि हमें माइटोसिस के लिए चाहिए, ठीक है। अभी मतलब माइटोसिस पता चलेगा कि क्या हो क्या रहा है। सेंट्रियोल का है ना फंक्शन, क्या जो माइटोसिस है, माइटोसिस जो है सेंट्रियोल का फंक्शन नहीं है। अभी तो तूने कहा, मैंने कब कहा, मैंने ये कहा है सेंट्रियोल माइटोसिस के अंदर हेल्प करेगा माइटोसिस करके। मैंने नहीं कहा प्रोटीन सिंथेसिस करके, मैंने कहा G2 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लाइन पढ़ी है, ये कह रहा है ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज ड्यूरिंग G2 फेज, ये लिखा है। सेंट्रियोल का फंक्शन बताऊंगा अभी आगे क्या है। G2 फेज के अंदर मैंने बता दिया, मैंने G1, S और G2 तीनों क्लियर कर लिए, तीनों क्लियर कर दिए कि तीनों के अंदर डिस्टिंक्टिवली अलग अलग लाइन खींच के क्या क्या हो रहा है, ये मैंने बता दिया है। एक बार लिख देता हूं क्योंकि ये पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि G1 में क्या था, S में क्या था, G2 में क्या था, ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, बात बताई है, ये भी याद रखना है। आगे जाके हमें पता चलेगा कि क्रोमोसोम नंबर कहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो चीजें भी आगे जाके पता चलेगी। और वो चीज सीबीएसई में कम पूछी जाती है, बट सीबीएसई में भी पूछी जाती है, पूछी जा सकती है, इस बार तो पूछी जा ही सकती है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही चीज ही रहेगी इसमें। पहली बात, जीवन के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ठीक है। दूसरी बात, कंटिन्यूज टू ग्रो। एस फेज के अंदर जो है, ठीक है, एस फेज के अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। एस का मतलब होता है यहाँ पे सिंथेसिस,
यहाँ पे होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, मतलब कि 2C से 4C हो जाएगा, ठीक है, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, मतलब कि अगर 2n पहले थे तो 2n ही बाद में रहेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। G2 के अंदर क्या होगा, G2 के अंदर होगा क्या, G2 के अंदर जो है सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है ही है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है ही है सेल। यहाँ पर क्या करेगा सेल, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, और कंटिन्यूज टू ग्रो टू प्रोटीन सिंथेसिस, कौन से प्रोटीन्स, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ठीक है, फॉर माइटोसिस। और एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर भी कंटिन्यूस टू ग्रो, ठीक है, ग्रो तो सभी में ग्रोथ तो चलती रहेगी, नहीं ग्रोथ रुक जाएगी, कंटिन्यूस टू ग्रो। यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ डीएनए मैं हर जगह पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर 2C है, ठीक है, यहाँ पर 4C हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा, यहाँ पे तो वैसे ही लिखा हुआ है अच्छे से, सर्कल कर दिया फिर प्लीज पूरे, ठीक है, 2C से 4C हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे G2 के अंदर 4C ही रहेगा, ठीक है, ये नहीं कम हो जाएगा, ठीक है, 4C। यहाँ पर 2N अगर था, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2N हो जाएगा, यहाँ पर 2N ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2N ही रहेगा, यहाँ पर भी 2N रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फोटो खींच लो। फोन नहीं है।